वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा कुछ ही घंटों में उठा ले जाने के बाद अब ट्रंप की नज़र ईरानी शिया शासन पर टिक गई है। मोसाद और अमेरिका के मास्टर प्लान के अनुसार इराक ईरान सीमा पर सक्रिय कुर्द विद्रोहियों को भारी मदद दी गई। मकसद साफ था, पूरे ईरान में दंगे और आगजनी फैलाना। अमेरिका ने इसे ईरानी जनता का प्राकृतिक विद्रोह करार दिया और दुनिया से मदद की अपील की। जब ईरानी सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद की तो दंगाइयों के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट डिवाइस भेजे गए, लेकिन ईरान की सतर्कता ने खेल बिगाड़ दिया। बलूचिस्तान के रास्ते भेजे गए 35,000 डिवाइस पकड़े गए और चीनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने सक्रिय स्टारलिंक सिग्नल्स को जाम कर दिया। नतीजा, दंगाइयों का दुनिया से संपर्क कटा और ईरानी सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। तख्ता पलट की पहली योजना धराशायी हो गई। आंतरिक विद्रोह विफल हुआ तो अमेरिका ने ईरान को परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की मेज पर खींचा। शर्त थी, ईरान अपना 5.25 किलो समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। ईरान आधा यूरेनियम रूस या चीन को देने को तैयार था, लेकिन अपनी मिसाइलें खत्म करने की मांग को उसने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप को चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे युद्ध का मन बना चुके थे। 28 फरवरी को अचानक इजरायली सेना ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जिसे तुरंत अमेरिका का समर्थन मिला। आरोप लग रहे हैं कि ये युद्ध दुनिया पर थोपा गया है। नेतन्याहू गाजा युद्ध के बाद से घरेलू राजनीति में घिरे हैं, वहीं ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के गंभीर आरोपों और जनता के असंतोष से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिना किसी बड़ी तैयारी के अति आत्मविश्वास में इन दो नेताओं ने पूरे अरब जगत को बारूद के ढेर पर धकेल दिया है। युद्ध के पहले 3 दिनों के खौफनाक मंजर ने आने वाले रक्तपात की पुष्टि कर दी है। बाजार में मोसाद की सफलता की कहानियों की बाढ़ आई हुई है कि कैसे एक गुप्त बैठक में ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए, कैसे यहूदी महिलाओं ने शिया बनकर घुसपैठ की, या कैसे डॉक्टर और डेंटिस्ट जासूसी कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नजर आता है। दावा था कि पिछले साल के हमलों में ईरान की मिसाइल रीढ़ टूट चुकी है और वो 72 घंटे में सरेंडर कर देगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले हों या आज ईरान की विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड सैन्य संचालन पद्धति, मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की असल ताकत को भांपने में नाकाम रही हैं। अमेरिका और इजराइल की नीति थी रेजीम डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स, यानी शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सेना और सरकार का संपर्क तोड़ देना ताकि तख्ता पलट हो सके। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर साइप्रस तक हजारों ईरानी मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं तो सवाल उठता है कि आदेश कौन दे रहा है। नेतृत्व आज भी सलामत और सक्रिय है। ईरान ने 12 देशों में स्थित 27 अमेरिकी और नाटो ठिकानों को दहला दिया है। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का बेस खाक हो चुका है। अरब के आर्थिक प्रतीक बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और दुबई दोहा के आलीशान होटल अब ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य: 1. ईरान में एक कठपुतली सरकार बिठाना और उसके तेल गैस भंडारों पर कब्जा करना। 2. ईरानी व्यापार को चीनी युआन से हटाकर वापस डॉलर पर लाना। 3. बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों पर एक छत्र नियंत्रण पाना, जहां से दुनिया का 37% तेल व्यापार होता है। ईरान के लक्ष्य: 1. खुद को एकमात्र ऐसे मुस्लिम देश के रूप में स्थापित करना जो अमेरिका के सामने नहीं झुकता। 2. शिया क्रिसेंट के जरिए ओमान से सीरिया तक अपना सैन्य प्रभाव मजबूत करना। 3. अरब देशों को ये दिखाना कि अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। 4. तेल और गैस की सप्लाई रोककर वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ाना और रूस पर लगे प्रतिबंधों को कमजोर करना। ये युद्ध केवल 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को बदलने की एक खूनी कोशिश है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ईरानी शिया शासन की आंतरिक संरचना क्या है, क्या ये शासन गिर जाएगा और इस लंबे खिंचते युद्ध का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा।